पिछली क्लास में हम लोग प्लास्टरिंग स्टार्ट किए थे और इंटरनल वॉल और एक्सटर्नल वॉल प्लास्टरिंग जो है वो पूरा खत्म कर दी थी। अब हम लोग स्टार्ट कर जा रहे हैं सोफिट प्लास्टरिंग, सोफिट फिनिशिंग विथ सीमेंट बेस्ड इजी प्लास्टर। ठीक है। द स्लैब सोफिट एंड बीम साइड्स and soffit which are to be smooth surfaced paint finish will be smoothened with easy plaster. Material literature will be submitted separately and place where concrete surface are uneven will be rough and leveled with cement and sand mortar plaster before applying easy plaster to make surface smooth. सोफिट प्लास्टरिंग क्या होता है? जो बीम के साइड्स होते हैं और जो छज्जा निकला हुआ होता है स्लैब का, ठीक है, स्लैब का जो छज्जे की तरह निकला हुआ था उसको बोलते हैं सोफिट। इसको प्लास्टर करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम इसके सरफेस को स्मूथ बनाते हैं इजी प्लास्टर से। इजी प्लास्टर से भी पहले हम क्या करते हैं कि पहले अनइवन सरफेस को लेवल करते हैं और लेवल करने के बाद उस पे सैंड सीमेंट मोर्टार को प्लेस करके उस सरफेस को इवन करने के बाद कौन सा, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि स्लैब को या बीम साइड को हम पहले क्या करते हैं कि स्मूथ करते हैं। स्मूथ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी सरफेस होते हैं, बीम साइड हो गया या सोफिट हो गया, स्लैब सोफिट्स हो गया, उसको हम पहले अनइवन सरफेस को इवन करते हैं। ठीक है। और इवन करने के बाद हम क्या करते हैं, इजी स्मूथ प्लास्टर यूज करते हैं ताकि उसका सरफेस जो है वो स्मूथ है। इससे क्या क्या होता है? इम्प्रूव जॉइंट्स ऑफ ब्रिक वॉल एंड स्ट्रक्चरल कंक्रीट। ठीक है। इससे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो जॉइंट है ब्रिक वॉल का और स्ट्रक्चरल कंक्रीट का, इन दोनों में अच्छा जॉइंट बनता है। ठीक है, इनके बीच में अच्छा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्या है? 200 mm वाइड चिकन मेश विल बी फिक्स्ड एट द जॉइंट। क्या होता है कि जहाँ कंक्रीट और वॉल जो आता है तो वो दो अलग अलग मटेरियल होते हैं, है ना। तो दो अलग अलग मटेरियल को क्या होता है कि उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं कि चिकन मेश यूज करते हैं, वायर मेश होता है उसको यूज करते हैं। उसको यूज करके क्या करते हैं कि इस मेश को वॉल और कंक्रीट पे जो है वो स्प्रेड करके फिक्स करते हैं और उसके बाद जो है वो मोर्टार यूज करते हैं प्लास्टरिंग करने के लिए। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्ड हो जाता है और सरफेस पे कोई क्रैक नहीं आता है। ठीक है। कंक्रीट सरफेस विल बी वॉश्ड एंड क्लीन। जो कंक्रीट सरफेस है उसको पहले वॉश और क्लीन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है? कंक्रीट सरफेस विच आर टू बी प्लास्टर्ड विल बी रफन और पुट स्पॉट सीमेंट स्लरी। ठीक है। हम क्या करते हैं कि जिस सरफेस पे हमको प्लास्टर करना होता है उसको पहले हम थोड़ा सा रफ बनाते हैं ताकि जो हम मोटार उसके ऊपर प्लेस प्लेस कर रहे हैं या सीमेंट स्लरी जो उसके ऊपर डाल रहे हैं उसके उसके वजह से जो है वो प्रॉपर बॉन्डिंग हो सके वॉल और सीमेंट मोटार का।
इसके बाद क्या है, डिफरेंट प्लास्टर टेक्निक्स। कौन कौन से टेक्निक है, सबसे पहला देखना है, देयर आर न्यूमेरस प्लास्टर टेक्निक यूज फॉर द प्लास्टर सीलिंग एंड वॉल्स। ठीक है, बहुत सारे टेक्निक है। इट ऑल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट एज वेल एज द नेचर ऑफ द एरिया दैट नीड्स प्लास्टरिंग। ठीक है, ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट और किस तरीके का सर नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि प्लास्टरिंग कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहला है ड्राई लाइनिंग टेक्निक। सबसे पहला क्या है, ड्राई लाइनिंग प्लास्टर। ड्राई लाइनिंग प्लास्टरिंग में क्या होता है, over the year the traditional Melbourne home made use of wet plastering to ensure a smooth finish to ceiling and wall। ठीक है, बहुत पुराना जो है वो मेलबर्न के जो घर में है जो है वो वेट प्लास्टरिंग यूज करते थे ताकि जो सीलिंग और वॉल हो वो स्मूथ सरफेस आए। During the last 3 to 4 decades, dry plastering or dry lining plastering technique are being used instead। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 3 या 4 डिकेड पहले से कि ड्राई प्लास्टरिंग जो है, लाइनिंग जो है, ड्राई लाइनिंग प्लास्टरिंग टेक्निक जो है वो यूज किया जा रहा है। दिस मेथड इज फेवर्ड ड्यू टू द ईज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टर बोर्ड। ठीक है, ये क्यों फेमस हो रहा है, क्यों फेवर किया जा रहा है इसको, क्योंकि प्लास्टर बोर्ड का यूज करना आसान होता है, आसानी से प्लास्टर बोर्ड का यूज कर सकते हैं। आफ्टर ऑल प्लास्टर बोर्ड आर सॉलिड एंड अवेलेबल इन शीट फॉर्म इन स्टैंडर्ड साइज ऑफ अराउंड 2.4 इंटू 1.2 मीटर। ठीक है, क्यों इसको फेवर किया जा रहा है, क्योंकि क्योंकि प्लास्टर बोर्ड जो है वो सॉलिड फॉर्म में और आसानी से शीट के फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि स्टैंडर्ड साइज इसका जो है वो 2.4 इंटू 1.2 मीटर के अबाउट होता है। प्लास्टरर्स मेलबर्न फाउंड इट ए ब्रीज टू हैंडल एंड पुट द प्लास्टर ऑन। ठीक है, जो प्लास्टरर हैं वो इसको लगाना आसान, इस पे प्लास्टर करना आसान समझते हैं। What is more, dry lining is a complete dry procedure which allow plaster to quickly fix and mishaps। ठीक है, ड्राई लाइनिंग में क्या है कि ये ड्राई प्रोसेस है जिसको हैंडल और प्लास्टर को रखना जो है वो काफी आसान है। ठीक है, उसको हैंडल करना और उसको फिक्स करना जो है वो काफी आसान है। पेंट कैन easily be applied to any surface to ensure a warm and welcoming finish। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि पेंट अप्लाई कर देते हैं, सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, द बिगेस्ट रीजन वाई मोस्ट बिल्डर और प्लास्टरर प्रीफर यूजिंग a dry lining is due to the speed of applying it and the load bearing reduce on structure of any kind। ठीक है, इस ड्राई लाइनिंग को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसको अप्लाई करना जो है आसान है और बहुत तेजी से इसको अप्लाई किया जा सकता है सरफेस पे, और सरफेस पे जो लोड बियरिंग है वो रिड्यूस हो जाता है, जो डेड लोड है वो कम हो जाता है। एज प्लास्टर बोर्ड वॉल आर लाइट वेट दे फॉर better flexibility which is when it comes to planning interior और exterior space on the drawing board। ठीक है, जो प्लास्टर बोर्ड है वो लाइट इन वेट होता है और इसी वजह से वो फ्लेक्सिबल है और सरफेस पे आसानी से अप्लाई करते हैं लोग।
इंटीरियर या एक्सटीरियर सरफेस पे स्पेस पे आसानी से अप्लाई करते हैं। इन एडिशन, ड्राई लाइनिंग इज ए प्लास्टरिंग टेक्निक saves that save money and time। ठीक है, ड्राई लाइनिंग प्लास्टर टेक्निक जो है वो मनी और पैसा दोनों बचाता है। Yet another reason why it is most preferred plastering method as far as construction work in timber frame are concerned। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, वेट प्लास्टरिंग। वेट प्लास्टरिंग में क्या है, known to be the most common of the plastering technique used in wet plastering। It enable experienced plasterers Melbourne to obtain a clean and smooth finish by covering any surface in need of plastering with mortar, then smoothen it with trowel। Dried wet plaster surface can be painted or papered according to individual preference. Like most plaster technique, it required skilled plasterer and enough drying time. Wet plastering is prone to shrinkage, crack, and often time to need of replastering in order to cover any crack। ठीक है, वेट प्लास्टरिंग में क्या है, ये बहुत कॉमन टेक्निक है वेट प्लास्टरिंग। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इससे हम क्लीन और स्मूथ सरफेस जो है वो हम पाते हैं। इसको कैसे स्मूथ बनाते हैं, हम पहले सरफेस पे लगाते हैं और उसके बाद ट्रॉवल से इसके सरफेस को स्मूथ करते हैं। ठीक है, इसके लिए काफी टाइम चाहिए ताकि ये सूखे। ठीक है, इसका ड्राइंग टाइम जो है वो सूखने के लिए इसको काफी समय चाहिए। ठीक है, सूखने के बाद इस पे पेपर करते हैं और पेंट करते हैं। ये प्रेफरेंस होता है हर एक इंडिविजुअल पे, मतलब जो क्लाइंट है वो डिसाइड करता है कि क्या करना है, पेपर करना है या पेंट करना है सरफेस पे। ठीक है, वेट प्लास्टरिंग का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें चांस होता है श्रिंकेज का, क्रैक का। ठीक है, श्रिंकेज होने का चांस और क्रैक होने का चांस होता है। और अगर कहीं क्रैक आ गया तो हमको उस जगह को फिर से प्लास्टर करना पड़ता है। इसके बाद क्या है, डिफेक्ट इन प्लास्टरिंग। कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। डिफेक्ट इन प्लास्टरिंग, कौन कौन से डिफेक्ट हैं, ब्लिस्टरिंग ऑफ प्लास्टर्ड सरफेस। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग पेंट में पढ़े थे ब्लिस्टरिंग का और क्रैकिंग का, वही चीज इस यहाँ पे भी है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ plaster swelling out
beyond the plaster surface arising out of late soaking of lime particle in the प्लेटर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लिस्टरिंग में क्या होता है कि कुछ सरफेस जो है वो उसमें उभार आ जाता है। क्यों आता है कि कुछ जो पार्टिकल होते हैं, जो प्लास्टर का स्वेलिंग जो होता है उसमें उभार आता है और इसको हम कहते हैं ब्लिस्टरिंग। ठीक है, ये होता है कि जो लेट स्लेकिंग होता है, जो हाइड्रेशन रिएक्शन होता है उसमें जो है वो लाइम पार्टिकल जो है वो थोड़ा स्लो हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि सरफेस जो है वो थोड़ा-सा फूला जैसा लगता है। ठीक है? उसके अंदर जो है वो वॉइड्स बन जाते हैं और सरफेस फूला जैसा लगता है, स्वेलिंग हो जाता है उसमें। ठीक है? फिर उसके बाद क्या है क्रैकिंग। क्रैकिंग कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रैक और फिशेस इन द प्लास्टर रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, क्रैकिंग क्या होता है कि सरफेस पे क्रैक आ जाता है या फ्लॉज या क्रैक वो लाइनिंग आ जाता है क्रैक। ठीक है, ये कुछ रीजन दिया गया है नीचे जिसकी वजह से प्लास्टर सरफेस पे क्रैक आता है।
ठीक है। इफ्लोरेसेंस का क्या था कि अगर व्हाइट क्रिस्टलाइन जो है वो सरफेस पे आ जाता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है या ग्रे पैचेस जो है वो सरफेस पे आते हैं, तो उसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। ये क्यों होता है कि अगर कोई भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल या प्लास्टरिंग करने के लिए जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से अगर सॉल्ट कंटेंट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इफ्लोरेसेंस उसमें आता है, व्हाइट या ग्रे पैचेस सरफेस पे नजर आते हैं। जैसे कि अगर ब्रिक यूज कर रहे हैं, सैंड यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं या फिर वाटर यूज कर रहे हैं, इन सभी चीजों में अगर सॉल्ट कंटेंट है, तो वो सॉल्ट कंटेंट जो है वो टाइम के साथ सरफेस पे अपीयर हो जाएगा वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, या ग्रे पैचेस या वाइट पैचेस नजर आएंगे सरफेस पे। ठीक है। ये बिल्डिंग को एक बैड अपीयरेंस देता है, देखने में अच्छा नहीं रहता। और उसके बाद क्या होता है कि अगर ये पैचेस आते हैं तो ये पेंट के साथ सरफेस को अच्छा बॉन्ड प्रोवाइड होने से रोकते हैं। ठीक है। पेंट जो है वो भी रिमूव होने लगता है। ठीक है। और इफ्लोरेसेंस को कम करने का बस एक ही यही चांस है कि सरफेस को जो है वो हम क्लीन करते रहें। ठीक है। सरफेस को हम बार बार उसको क्लीन करते रहें, ताकि जब हम उसको क्लीन कर दें तो जितना भी व्हाइट या ग्रे पैचेस हैं वो रिमूव हो जाए। तो जब एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे रिमूव करते रहेंगे तो वो व्हाइट या ग्रे पैचेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है। तो यही है इफ्लोरेसेंस। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्लेकिंग। फ्लेकिंग क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लूज मास ऑफ प्लास्टर सरफेस ड्यू टू पुअर बॉन्ड बिटवीन सक्सेसिव कोट्स। ठीक है। फ्लेकिंग में क्या होता है कि अगर हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं और दो या तीन कोट कर रहे हैं, तो उन दो या तीन कोट के बीच में जो है वो प्रॉपर बॉन्डिंग ना हुआ हो और उसका मटेरियल जो है वो रिमूव होने लगे, तो इसी को बोलते हैं फ्लेकिंग। है ना। जैसे पहले एक कोट किए, फिर दूसरा कोट, तो दोनों कोट के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए वो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इन दोनों कोट्स के बीच में बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये दोनों अलग अलग न हो जाएंगे। ये जब अलग अलग होके या फ्लेक होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, तो इसी को बोलते हैं फ्लेकिंग। तो नेक्स्ट है पीलिंग। ठीक है। इट इज द कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ सम पोर्शन ऑफ प्लास्टर सरफेस resulting in the formation of patches. This also result from the imperfect bond. ठीक है। पीलिंग क्या होता है कि किसी एक लोकेशन पे पूरा सीमेंट जो प्लास्टर है वो जो है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। ठीक है। कोई सरफेस है, उस सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टरिंग किए, और वो प्लास्ट जहाँ पे हम प्लास्टरिंग किए हैं वो पूरा सरफेस जो है वो प्लास्टर जो है वो रिमूव हो जाए, अपने आप गिर जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीलिंग। ठीक है। ये किसके वजह से होता है? सरफेस जो हमारा है और जो हम प्लास्टर यूज कर रहे हैं मोटार, उनके बीच में अगर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हुआ है, तभी ऐसा होता है कि उनका जो भी मटेरियल उस पे लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पॉपिंग। पॉपिंग क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ conical hole in the plaster surface due to the presence of some particles which expand on settings। ठीक है। अब क्या है कि पॉपिंग किसको कहते हैं कि सरफेस, प्लास्टर सरफेस पे किसी तरीके से कोनिकल होल्स बन जाए। ठीक है। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो समय के साथ एक्सपैंड होते हैं। ठीक है। और एक्सपैंड होने की वजह से वो उस जगह पे कोनिकल होल बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं पॉपिंग। जब ये एक्सपैंड होते हैं तो वो आसपास के मटेरियल से लूजली कनेक्टेड होते हैं और रिमूव हो जाते हैं। तो जब वो रिमूव होते हैं तो उस पोर्शन जहाँ पे होल बना होगा उसको बोलते हैं कोनिकल होल या पॉपिंग। ठीक है। कोनिकल होल बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं
पॉपिंग। नेक्स्ट है रस्ट स्टेन। दिस ऑल्सो समटाइम फॉर्म्ड व्हेन प्लास्टर इज अप्लाइड ऑन द मेटल लेयर। ठीक है, जैसे किसी सरफेस पे जंग लग जाता है तो जंग लगने के बाद जो कलर आता है वो रेडिश ब्राउन टाइप का कुछ होता है। ठीक है, ब्राउनिश होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी मेटल सरफेस पे पेंट सॉरी प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है, मेटल सरफेस पे अगर हम प्लास्टर कर रहे हैं तो उस सरफेस पे अगर रेडिश ब्राउन कलर या ब्राउनिश कलर जो है वो सरफेस पे आ जाता है तो इसी को बोलते हैं हम क्या, रस्ट स्टेन। ठीक है, नेक्स्ट है अनइवन सरफेस। ये क्या है, दिस इज ऑब्टेन प्योरली ड्यू टू द पुअर वर्कमैनशिप। अगर अच्छे से काम नहीं किया गया है तो अनइवन सरफेस आता है। ठीक है, तो ये सारे डिफेक्ट हैं प्लास्टरिंग के। ठीक है, अब इसके कुछ रेमेडीज हैं जिसके वजह से हम इस सारे डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वो क्या क्या है देखते हैं हम लोग। रेमेडीज फॉर मिनिमाइजिंग डिफेक्ट्स प्लास्टरिंग वर्क। ठीक है, प्लास्टरिंग वर्क में जो डिफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ रेमेडीज हैं जो यहाँ दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, पहला देखते हैं। द ब्रिक वर्क एंड प्लास्टरिंग शुड बी कैरिड आउट इन द बेस्ट वर्कमैनशिप मैनर। ठीक है, जो ब्रिक वर्क है और जो प्लास्टरिंग है वो बेस्ट वर्कमैनशिप मैनर में किया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड ऑफ ब्रिक शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। जो ब्रिक के बीच में बॉन्ड है उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ्लोरेसेंस इज रिमूव्ड बाय रबिंग ब्रशेस एंड ऑन डैमेजेस सरफेस। इफ्लोरेसेंस को जो है वो सरफेस से रिमूव किया जाए। कैसे, रबिंग करके, ब्रश से रब करके उस इफ्लोरेसेंस को रिमूव किया जाए। A solution of 1 part of HCl or H2SO4 and 5 parts of clean water is prepared and is applied with the help of brush on the affected area। ठीक है, और एक सोल्यूशन बनाया जाता है जिसमें एक पार्ट जो है वो HCl या H2SO4 हो और 5 पार्ट जो है उसमें क्लीन वाटर है, यानी एसिड को डाइल्यूट करते हैं और उसके बाद सरफेस पे अप्लाई करते हैं। किससे, ब्रश से। द सर्फेस इज वॉश्ड एंड क्लीन विथ वाटर, और उस सरफेस को वॉश करते हैं और सरफेस को वॉश करते हैं वाटर से। फिर नेक्स्ट क्या है, द ब्रिक ऑफ सुपीरियर नेचर शुड ओनली बी यूज्ड फॉर द ब्रिक वर्क। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है वो यूज करें, सुपीरियर क्वालिटी का ब्रिक यूज करें ब्रिक वर्क के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्ट शुड बी यूज्ड फॉर ब्रिक वर्क एंड प्लास्टरिंग वर्क। ठीक है, जो वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रिक वर्क के लिए या प्लास्टरिंग के लिए वो उसमें कहीं से भी सॉल्ट ना हो, उसमें कोई सॉल्टी मटेरियल ना हो। द सरफेस to be plastered should be well watered so that it may not absorb water from the plaster। ठीक है, जिस सरफेस पे हमको प्लास्टरिंग करना है उसको पहले हम वाटर स्प्रे करते हैं, उस पे उसको वेट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर यूज करते हैं। ठीक है, प्लास्टर को अप्लाई करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम वाटर को अप्लाई नहीं करेंगे, वाटर स्प्रे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो प्लास्टर का वाटर है वो ब्रिक जो है या सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उनके बीच में जो है वो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। डैम प्रूफ कोर्स शुड बी प्रोवाइडेड एट कन्वीनियंट प्लेस इन द बिल्डिंग। डीपीसी जो है वो जहां जहां जरूरत हो वहां डीपीसी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन शुड बी सच दैट द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर इज प्रिवेंटेड। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाए ताकि मॉइस्चर को बिल्डिंग में आने से रोका जा सके। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो इस तरीके से किया जाए कि बिल्डिंग में मॉइस्चर को आने से रोका जा सके। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रेश प्लास्टर सरफेस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सल्फर क्वांटिटी ऑफ वाटर सरप्लस क्वांटिटी ऑफ वाटर सच एज रेन एंड एक्सेसिव हीट सच एज सन। ठीक है, जो प्लास्टर्ड सरफेस है उस पे हमको क्या करना है कि उसको डायरेक्ट वाटर और एक्सेसिव वाटर और
एक्सेसिव हीट से जो है वो हमको बचाना है। ठीक है, अगर फ्रेशली प्लास्टर्ड सरफेस है तो उस सरफेस को हमको रेन वाटर से यानी सरप्लस वाटर से या एक्सेसिव हीट यानी सन से बचाना है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो सूख ना जाए। ठीक है, उसके बाद जो है उस पे हम वाटर स्प्रे करके उसकी क्योरिंग करते हैं। तो ये है रेमेडीज, जो है वो प्लास्टरिंग वर्क का कुछ रेमेडीज है जो यहाँ दिया गया है। ठीक है, आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है वो 5th यूनिट का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है वो प्लास्टरिंग का, सॉरी, यूनिट 5 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लास्टरिंग जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, कल एक क्लास था, इसके पिछले क्लास में प्लास्टरिंग स्टार्ट किया गया था, और आज जो है प्लास्टरिंग जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में 5th यूनिट का कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है।